Tiwari, consultant obstetrician gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. In this video we will talk about endometriosis. आखिर ये endometriosis होता क्या है? उससे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी फीमेल को उसका नॉर्मल पीरियड कैसे आता है। तो ये हमारा यूट्रस है, जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं या फिर यूट्रस की झिल्ली बोलते हैं। तो हार्मोन्स के इफेक्ट में ये झिल्ली जब झड़ती है तो ये बाहर वजाइना के थ्रू ब्लीड करती है, जिसे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं। बट कभी कभी ये जो एंडोमेट्रियम के कण होते हैं वो इस बच्चेदानी के आगे यानी कि पेशाब की थैली पे कभी चिपक जाते हैं या फिर लैट्रिन के रास्ते पे जाके चिपक जाते हैं या फिर ओवरी में जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से हार्मोन के इफेक्ट में ये एंडोमेट्रियम ब्लीड करती है उसी तरह से यहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है। जो ये ब्लीडिंग होती है वो यहाँ कलेक्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ कोई आउटफ्लो ट्रैक नहीं होता, और ये ब्लीडिंग जब होती है तो यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है और ब्लड आसपास की टिश्यूज को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आसपास के टिश्यू जैसे कि अंडेदानी और ये ट्यूब जुड़ जाती है और जिसे एडिशंस बोलते हैं। कभी कभी अंडेदानी के चारों तरफ ब्लड इकट्ठा हो जाता है और एक सिस्ट बन जाती है जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। अब इस कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं? तो कोई भी फीमेल जिससे उसके पीरियड्स आ रहे हो यानी कि 15 ईयर्स से 45 ईयर्स तक की फीमेल्स जो है वो इसमें अफेक्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में हो सकता है कि किसी भी फीमेल को पीरियड्स के टाइम बहुत पेन हो, जो इसका स्पेसिफिक सिम्टम है, और ये जो पेन होता है वो आपको पीरियड के टाइम पे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम पे या फिर रिलेशन के टाइम पे या फिर आपको मोशन पास करते हुए भी ये पेन हो सकता है। तो जब साथ ही में पेन के साथ कभी आपको पीरियड ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब इसमें कभी पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को मेडिकेशन लेनी पड़ती है और कभी कभी इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस के बारे में। इसकी डायग्नोसिस बहुत वीक होती है क्योंकि सिम्टम्स भी वीक होते हैं। कभी कभी अल्ट्रासाउंड इसको नहीं पकड़ पाता है until unless कलेक्शन ज़्यादा ना हो। अगर कलेक्शन ज़्यादा है तो वो चॉकलेट सिस्ट बन जाएगी, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड में पता कर सकते हैं। बट कभी कभी MRI में भी ये छोटे छोटे कण डिटेक्ट नहीं होते। तो जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो होता है लैप्रोस्कोपी के द्वारा यानी दूरबीन के द्वारा। दूरबीन के द्वारा हम पता कर सकते हैं ये कण कहाँ कहाँ पर है और एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये अर्ली स्टेज में है तो हम पेन किलर्स दे सकते हैं या फिर हार्मोनल टैबलेट दे सकते हैं, साथ ही में हार्मोनल इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। बट अगर ये लेट स्टेजेस पे पहुंच जाता है और ओवरी और ट्यूब जैसे चिपक गई है और ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है तो हमें उस ओवेरियंस को निकालना पड़ता है, तो हमें ये सर्जिकली मैनेज करना पड़ता है। तो हम एक दूरबीन के द्वारा ये ऑपरेशन करते हैं और अंडेदानी से उस गांठ को निकाल देते हैं और बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। अगर हम ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो उस ट्यूब्स को भी खोल दिया जाता है। कभी कभी अगर फैमिली कंप्लीट है तो फिर हमें हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। ये एंडोमेट्रियम के कण जो होते हैं वो नर्व्स में भी जाके चिपक जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं, तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है। लेकिन इसके ऑपरेशन के बाद भी रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको लंबे टाइम तक हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रहना पड़े। साथ ही साथ क्योंकि ये आपका फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपको आपका मेंटल स्टेटस भी अफेक्ट करता है, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस एंडोमेट्रियोसिस से आप कैसे बच सकते हैं? तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, एक नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन रखिए और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। इन सब से हम इस एंडोमेट्रियोसिस से बच सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम या सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक पे, या फिर दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी